दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 3 की शुरुआत में जियांग की टक्कर एक गाड़ी से होने वाली होती है, लेकिन जियांग ये टक्कर होने से बचा लेती है। लेकिन अभी भी ये बहुत ही स्पीड में गाड़ी चला रही होती है और शू इसकी कार का पीछा कर रहा होता है। जियांग एक ऊंची जगह पर आ जाती है जिसके नीचे खाई होती है और ये इसके किनारे पर खड़ी होती है। शू भी यहाँ पर पहुँच गया होता है, जिसे दूर से ही देख रहा होता है। जियांग यहाँ पर खड़े होकर रो रही होती है। अगली सुबह अब सभी लोग जियांग की कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर यूशन और जियुन परेशान हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में जियांग, यूशन और जियुन अपने आप को साफ कर रहे होते हैं। यूशन एक वेट टॉवल जियांग को देती है और इतने में जियुन कहने लगता है कि अगर तुम उनसे बहस न करती बल्कि आराम से बात करती तो वो हम पर अंडे न फेंकते। जियुन कहते हैं कि इन सबको इग्नोर करो क्योंकि ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यूशन कहती है कि ऐसे हालात में तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए और हालात का थोड़े से बेहतर होने का इंतजार करना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक कर दी है। जियांग कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली, तो मेरी मॉम की तरह एक्ट नहीं करो। जियुन कहते हैं कि जब ये सब लोग बाहर से चले जाएंगे तो तुम भी घर चली जाना। जियुन भी चुपके से इसको पिछले दरवाजे से बाहर लेकर आता है और इसे कहता है कि अगर रास्ते में तुम इन लोगों ने रोक लिया तो मुझे कॉल कर देना। जियांग जाने ही लगी होती कि यहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और ये लड़के जियांग से अपने पैसे वापस मांग रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने इनकी फैक्ट्री को सामान सप्लाई किया होता है। जियांग कहती है कि कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तुम लोग अभी मुझसे पैसे चाहते हो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जियांग कहता है कि तुम अपनी गाड़ी बेच दो तो फिर तुम्हारे पास हमें देने के लिए पैसे आ जाएंगे। जियांग कहती है कि ठीक है, मैं इसका पूछने के लिए कॉल करती हूँ। फिर ये अपनी कार में बैठ जाती है और इस तरह से जियांग इन लड़कों को चकमा देकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जियांग वेंचन से मिलने के लिए आई होती है। वेंचन कहता है कि मेरे पास फ्री यूनिकॉर्न की ऑफिस बिल्डिंग और उसका एक ही ब्रांड खरीदने के पैसे हैं। दूसरे ब्रांड्स और फैक्ट्रीज खरीदने के लिए मुझे और पैसे चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि ये आइडिया काम करे तो तुम्हें अपनी इनहेरिटेंस पर गिव अप करना होगा। इसी तरीके से हम फ्री यूनिकॉर्न को वापस ला सकते हैं बगैर कर्जे में डूबे। जियांग कहती कि क्या तुम सीरियस हो? तो वेंचन कहता है कि मेरे डैड ने तुमसे कहा था कि वो कोई हल तलाश करेंगे। तो जियांग कहती कि हाँ, उन्होंने कहा था। वेंचन कहता है कि यही हल है जो उन्होंने ढूंढा है। वेंचन कहता है कि हम दोनों की कंपनीज पिछले 20 सालों से इकट्ठे काम कर रही हैं। जब मेरी फैमिली फ्री यूनिकॉर्न को बाय कर लेगी तो फिर दोनों कंपनीज टीम बन के काम करेंगी। ये तुम और तुम्हारे डैड के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जियांग कहती है कि तुम मेरे ग्रुप को बाय कर सकते हो लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुमसे अपना ग्रुप वापस खरीद लूं। वेंचन कहता है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। फ्री यूनिकॉर्न को खत्म होता हुआ देखकर मुझे मेरे डैड को इतनी तकलीफ हो रही है जितनी कि तुम्हें। इसलिए अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त समझती हो तो पैसे कमाने में इतनी जल्दी नहीं करो, तुम अपना वक्त ले सकती हो। जियांग वेंचन को शुक्रिया कहती है। अब शू बार में होता है तो यहाँ पर इसकी आंट इसे मिलने के लिए आती है। इसकी आंट पूछती है कि सब कैसा जा रहा है, क्या तुमने कार खरीद ली? तो शू कहता है कि मैं अभी तक चूज कर रहा हूँ। आंट कहने लगती है कि तुम्हें किस तरह की कार चाहिए? तो शू कहता है कि मैं स्पोर्ट्स कार लेना चाहता हूँ। अब जियांग इन शूज को देख कर रो रही होती है जो इसने लास्ट टाइम अपने डैड को दिए थे। आज एक मीटिंग होती है जिसमें फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप के ब्रांड्स और फैक्ट्रीज खरीदने के लिए सभी इन्वेस्टर्स जमा होते हैं और यहाँ पर शू भी आया होता है और सबसे पहले बोली लगाना वेंचन शुरू करता है। अपने घर पर बैठकर ये ऑक्शन सेरेमनी गाओयी भी देख रहा होता है। अब यहाँ पर गाओयी के डैड आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर इसको देखने लगते हैं और ये दोनों फ्री यूनिकॉर्न की बर्बादी को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर किसी ने 200 मिलियन की बोली लगा दी होती है, जिसको सुनने के बाद वेंचन अपने डैड को कॉल कर लेता है। फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की बोली बढ़ती ही जा रही होती है, जिसको देखकर जियांग बहुत परेशान होने लगी होती है। वेंचन इसको देखकर 226 मिलियन यॉन की बोली लगा देता है और वेंचन आखिरकार फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप खरीद लेता है। अब सभी वेंचन को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। वेंचन जियांग के पास आता है और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम अब्रॉड जा रही हो। ये सुनकर जियांग तो हैरान ही हो जाती है। वेंचन कहते कि जगह छोड़कर चली जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं। जियांग कहती कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? वेंचन कहता है कि फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको चलाऊंगा और मैं तुम्हारे डैड की विशेष की भी रिस्पेक्ट करूंगा और ना ही कंपनी से तुम्हारे पुराने एम्प्लॉयज निकालूंगा। ये सुनकर तो जियांग के होश ही उड़ गए होते हैं और ये वेंचन से कहती है कि हम इस बात पर तो एग्री नहीं हुए थे। जियांग कहती कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। वेंचन कहता है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मेरी उस बात का यही मतलब था। हमने तुम्हारा ग्रुप खरीद लिया है लेकिन हम इसका नाम नहीं चेंज करेंगे और ये बहुत जल्दी बिजनेस में वापस आ जाएगा जैसे ये पहले चल रहा था। तुमने कभी भी मुझे गौर से नहीं सुना है और ना ही मुझे सीरियस लिया है। और कहता है कि जियांग इस दुनिया में कोई भी फ्री लंच नहीं है। जियांग को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसको मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन इसको दो आदमी रोक लेते हैं। अब सभी कैमरास जियांग को फोकस कर रहे होते हैं तो जियांग यहाँ से चली जाती
जाती है और दूर खड़ा शू भी ये सब कुछ देख रहा होता है। गोंगली शू से कहता है कि आखिर जियांग इस ऑक्शन सेरेमनी पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए क्यों आई। शू कहते हैं क्योंकि उसने इंसानियत को ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। गोंगली शू को बताता है कि कल 10 बजे फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की सब्सिडायरीज की ऑक्शन सेरेमनी है और तुम्हें जियांग की आंखों के सामने उसका लैंड खरीदना है। शी गोंगली को यहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद जियांग जब अपने घर वापस जाती है तो इसके घर से लोग सामान उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। ये देखकर जियांग को गुस्सा भी आ रहा होता है और ये तकलीफ में भी होती है। इतने में यूशन इसके पास आती है, कहती है कि लोग पागल हो गए हैं इसलिए मैं उन्हें नहीं रोक पाई। अब अपने घर की ऐसी हालत देखकर जियांग कहने लगती है कि मुझे गाओयी को ढूंढना होगा, हो सकता है कि वो मेरी मदद कर दे। यूशन कहती है कि गाओयी के पास कभी भी नहीं जाना क्योंकि पीस लोन से गाओयी ने ही तुम्हारे डैड को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये सुनकर तो जियांग की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और अब ये गुस्से में गाड़ी चला रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, गाओयी ये सब नहीं कर सकता। इसके बाद जियांग गाओयी के ऑफिस में आ जाती है और ऑफिस में आकर इसका नाम चिल्लाने लगती है। इतने में गाओयी बाहर आ जाता है। जियांग गाओयी से कहती है कि मेरे साथ सच बोलना, क्या टीएनई इन्वेस्टमेंट ने पीस लोन में इन्वेस्ट किया था? तो गाओयी कहता है कि हाँ। जियांग कहती है कि पीस लोन के बैंकरप्ट होने से पहले टीएनई इन्वेस्टमेंट ने क्या अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल ली थी? तो गाओयी कहता है कि हाँ। जियांग कहती है कि क्या तुमने इस बारे में मेरे डैड को बताया था? तो गाओयी कहता है कि नहीं। ये सुनते ही जियांग गाओयी के चेहरे पर थप्पड़ मार देती है और यहाँ से चली जाती है। अब जियांग स्टेयर्स पर वाइन की बोतल लेकर चढ़ रही होती है। यहाँ पर शू मिस्टर डो से बात कर रहा होता है जो उनसे कहता है कि कल तेंग्यू के लैंड की कीमत 5 पॉइंट्स और कम हो जाएगी। ये सुनकर मिस्टर डो काफी खुश होते हैं। मिस्टर डो कहते हैं कि चंद दिनों में मैं एनिडा के चेयरमैन से तुम्हें मिलवाऊंगा। एनिडा बाओशिंग के साथ नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, इसीलिए अगर तुम इस केस में अपने आप को साबित कर देते हो तो 2 साल में तुम बाओशिंग के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पार्टनर बन जाओगे और तुम इस इंडस्ट्री में सबसे यंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पार्टनर होगे। जो कहता है कि आपके भरोसे का शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट करूंगा। दूसरी तरफ जियांग ने वाइन की सारी बोतल पी ली होती है और अब ये तेंग्यू फैक्ट्री की छत पर खड़ी हो जाती है और फिर इस किनारे पर चलते हुए इसे वो सब कुछ याद आ रहा होता है जो इसकी डैड की डेथ के बाद इसके साथ हो रहा है। ये नीचे छलांग लगाने वाली होती है कि शू इसको नीचे गिरने से बचा लेता है और ये जियांग से कहता है कि क्या तुम पागल हो? तो जियांग कहती है कि मुझे जाने दो। जियांग अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है तो शू कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मैं पहला सस्पेक्ट बनूंगा। जियांग अपने आप को छुड़वाते हुए कहती है कि ऐसे एक्टिंग करना बंद करो जैसे तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मालूम नहीं है कि तुम तेंग्यू के लैंड के पीछे हो? और फिर चीखते हुए कहती है कि तुम भी उन सब धोखेबाजों जैसे हो। जियांग कहती है कि मुझे जाने दो और अपने काम से काम रखो। शू कहते है कि तुम सही कह रही, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन अभी तुम जियांग फैमिली की बिल्डिंग से छलांग लगाने की कोशिश कर रही हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तेंग्यू की फैक्ट्री की प्राइस कल 10 पॉइंट और गिर जाएगी। ये सुनते ही जियांग हरकत करना छोड़ देती है और फिर शू कहता है कि तुम्हें अगर छलांग लगानी है तो जाकर लगा लो। और ये सुनते ही जियांग अब नीचे लेट जाती है। शू कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा था कि मरना इस सब से निकलने का वाहिद हल नहीं है। जियांग उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से। तो शू कहते है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शू कहने लगता है कि 90s में एक थर्मस कंपनी थी, वहाँ पर एक टेक्नीशियन काम करता था जिसने अपने कोवर्कर्स का काफी पैसा वापस करना था, लेकिन जब उसकी जॉब चली गई तो वो अपना कर्जा भी नहीं चुका पाया। उसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। क्या उसने भी बिल्डिंग से छलांग लगाने का सोचा? वो फैक्ट्री की छत पर सारी रात बैठा रहा और सारी रात इस बारे में सोचता रहा कि वो आगे क्या कर सकता है। लेकिन जब उसने सूरज को निकलता हुआ देखा तो वो बैंकक्रप्ट थर्मस फैक्ट्री के पास गया और उनकी जो प्रोडक्ट्स नहीं बिकी थी उनकी एक लिस्ट बनाई और 10 दिन तलाश करने के बाद उसको रशिया में बायर्स मिल गए और उसके बाद उसके सारे मसाइल हल हो गए। जब तक तुम चाहती हो तुम भी अपने लिए कोई रास्ता निकाल सकती हो। ये सुनते ही जियांग को याद आता है कि इसके डैड ने भी इससे यही बात कही थी। शू पीछे जाकर बैठ जाता है तो जियांग कहते कि तुम क्या कर रहे हो? शू कहते कि 6 घंटे में सुबह होगी, मैं देखना चाहता हूँ कि जब सूरज निकलता है तो हवा किस डायरेक्शन से आती है। शू जियांग से कहता है कि तुम सोचो, मैं थोड़ी देर के लिए सोने लगा हूँ। इसके बाद शू सो जाता है और जब सुबह सूरज निकलता है तो इसकी आंख खुल जाती है तो ये देखता है कि जियांग अभी तक जाग रही है। जियांग अब यहाँ से जा रही होती है तो शू कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? जियांग कहती है कि मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ और ये देखकर शू को अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ एनिडा से जाओयंग को निकाल दिया गया होता है। अब जब जाओयंग अपना सामान लेकर घर पहुँचती है तो इसकी मॉम जल्दी से विंडो के साथ बैठ जाती है और कहने लगती है कि अब से तुम खुद ही जिंदगी गुजारोगी, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। जाओयंग अपनी मॉम से कहती है कि क्या आपने स्टॉक्स में फिर से पैसे गवा दिए हैं? तो इसकी मॉम बताती है कि कनाडा से एक आदमी आया था जिसने इसे पीस लोन के बारे में बताया था। उसने मुझे कहा था कि मुझे 25% इंटरेस्ट मिलेगा, इसीलिए मैंने
मैंने उससे पैसे उधार ले लिए। तो उसकी मॉम कह रही थी कि अब चूंकि ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, यहाँ तक कि जियांग की फैमिली का सारा बिजनेस तबाह हो गया है इस कारण। ये सुनकर जायोंग को गुस्सा आ जाता है। ये अपनी मॉम से कहती है कि आपने इस दफा कितने पैसे उधार लिए हैं, और इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।